नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें, जिस प्रकार से आप समाज लगातार समय रहते स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों के लिए जाने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इस बार एक बड़े बयान के लिए जाने जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि बहुजन समाज पार्टी में रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी में कई पदों पर रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के उन्होंने मान्यवर साहब कांशीराम के समय से काम करना प्रारंभ किया था। उसके बाद वो बीजेपी में भी चले गए, समाजवादी पार्टी में भी चले गए और उनकी जो विचारधारा थी वो लगातार अपनी विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। तो बने रहिए वार्ला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर है तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें आप फॉलो करिए। तो लगातार बने रहिए क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए नए नए वीडियो। तो वीडियो करिए ज़्यादा से शेयर और चैनल को करिए सब्सक्राइब। तो इस प्रकार से आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें बड़ी खबर है कि बहुजन समाज पार्टी में जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य रहे थे और उसके बाद चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में और उसके बाद वहाँ भी उनका दिल नहीं लगा। उसके बाद समाजवादी पार्टी में चले गए। समाजवादी पार्टी में उन्होंने एक लेटर लिखा है। उस लेटर में क्या कुछ लिखा है, लगातार बने रहिए तो हम आपको ले चलते हैं उस लेटर की ओर। क्या कि लेटर कहता क्या है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। क्या बहुजन समाज पार्टी वो ज्वाइन कर सकते हैं? अब उनकी नई देखने के लिए मिलेगी। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कोई अखाड़ा बचा है बाकी, या फिर लौट के वो अपने घर में वापस आना चाहेंगे? तो इस पर आपकी क्या राय है, वीडियो पे कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के नाम एक पत्र लिखा है। उस पत्र में लिखा है, राष्ट्रीय महासचिव पद से त्याग पत्र देने के संबंध में अखिलेश यादव से कहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, जब से मैं समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हुआ हूं, लगातार मैं उसके जनाधार को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे अपने उसमें कहते हैं, मैंने नारा दिया था 85 तो हमारा है, पन्ने में भी बंटवारा है। उन्होंने कहा पन्ने में जो बंटवारा है 85 हमारा है और पन्ने में जो बंटवारा है उसमें से भी कुछ लोग हैं उनको हम अपने साथ लेकर आएंगे। तो ये कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य दूसरे अपने लेख में लिखते हैं, हमारे महापुरुषों ने इसी तरह की एक लाइन खींची थी। उन्होंने बताया कि महापुरुषों की जो लाइन थी वो इसी प्रकार की थी और उसमें भारतीय संविधान, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते थे। वहीं उन्होंने एक बात और कही है कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सो श्रेष्ठ ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60। उन्होंने यह भी कहा है, डॉक्टर जो राम मनोहर लोहिया जिसकी विचारधारा पे समाजवादी पार्टी चलती है, उन्होंने कहा था कि सो श्रेष्ठों ने बांधी गांठ और पिछड़ा पावे 100 में 60। यानी पिछड़ा वर्ग को जो 100% भागीदारी में थे, 60% भागीदारी पिछड़ा वर्ग की है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइन लिखा है। उन्होंने फिर एक और लाइन लिखी है, शहीद जगदेव बाबू कुशवाहा कहते हैं, वह रामस्वरूप वर्मा जी ने कहा है, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये बात उन्होंने कही है। तो तमाम जो महापुरुषों की बातें हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पत्र में लिखी हैं। वो आगे क्या लिखते हैं अब और मैं आपको सुना देता हूँ। इसी प्रकार समाज परिवर्तन के महानायक मान्यवर साहब कांशीराम कहते हैं। उन्होंने इस मान्यवर साहब कांशीराम को भी याद किया है और उन्होंने अपने लेख में लिखा है कि उन्होंने कहा है 85 बनाम 15 का नारा जो मान्यवर साहब कांशीराम ने दिया था, उनका नारा था 85 छोड़ और 15 को जोड़। मान्यवर साहब कांशीराम कहते हैं। उन्होंने उसके बाद कहा, किंतु पार्टी लगातार इस नारे को निष्प्रभावी करने में वह वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में सैकड़ों प्रत्याशी को पर्चा और सिंबल दाखिल होने के बाद अचानक प्रत्याशी को बदलने के बावजूद भी पार्टी का जनाधार बढ़ाने में सफल रहे। उन्होंने बताया, जिस प्रकार से हम समाजवादी पार्टी में काम कर रहे थे, उन्होंने इन नारों को कतई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इनको निष्प्रभावी बना दिया। राम मनोहर लोहिया का, चाहे वो नारा बाबू जगदेव राव का हो, रामस्वरूप वर्मा का हो, तमाम जो सोशलिस्टों के जो नारे थे, तमाम सामाजिक परिवर्तन के जो नारे थे, वो अखिलेश यादव ने इन पर कतई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे क्या कहा है, आइए हम सुनते हैं। उन्होंने एक बात और कही है, उसी का परिणाम था
उन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव में इस प्रकार से टिकट किए गए और उनको फिर के बाद फिर से चेंज किया गया, उनको दोबारा से टिकट किया गया। तब उसका परिणाम था कि समाजवादी पार्टी आगे बढ़ी और समाजवादी पार्टी कुछ वहाँ पर प्राप्त हुई। और उन्होंने बताया है उसी का परिणाम था कि सपा के पास मात्र 45 विधायक थे और विधानसभा चुनाव में 2022 के बाद उनकी जनसंख्या बढ़कर 110 हो गई। जिस प्रकार से 145 थे और उसके बावजूद भी बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के मैंने जो मेहनत की है उसके बाद उनकी 110 हो गए। तदनुसार कहते हैं बिना किसी मांग के आपने मुझे विधान परिषद भेजा, ठीक उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया। इस सम्मान के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा था मैंने आपसे कोई मांग नहीं की थी, आपने मुझे विधान परिषद में भेजा, आपने मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आगे लिखते हैं पार्टी की ठोस जनाधार देने के लिए जनवरी फरवरी 2023 में मैंने आपके पास सुझाव रखा था कि जातिवाद जनगणना कराने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण को बचाने के लिए, बेरोजगारी व बढ़ी हुई महंगाई पे, किसानों की समस्याओं व लाभकारी मूल्य दिलाने, लोकतंत्र और संविधान को बचाने, देश की राष्ट्रीय संपत्तियों के निजी हाथ में बेचे जाने के विरोध में प्रदेश व्यापी भ्रमण कार्यक्रम हेतु रथ यात्रा निकालने का प्रस्ताव रखा था, जिस पर आपने सहमति देते हुए कहा था कि होली के बाद इस यात्रा को निकाला जाएगा। आश्वासन के बाद कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं आया। नेतृत्व की मंशा के अनुरूप मैंने पुनः कहना उचित नहीं समझा। उन्होंने बताया जिस प्रकार से मैंने कहा था कि होली के बाद एक यात्रा निकाली जाएगी 2023 में, लेकिन वो 2023 में यात्रा नहीं निकाली गई और उन्होंने मेरी बात को नहीं समझा। इस प्रकार से फिर एक बार और नई बातें लिखती हैं। एक और नई बात उन्होंने लिखा है पार्टी का जनाधार बढ़ाने के क्रम में मैंने तौर तरीके से जारी रखा। इसी क्रम में मैंने आदिवासियों, दलितों व पिछड़ों को जो जाने अनजाने में भाजपा में मकर जाल में फंसकर भाजपा में हो गए थे और उनके सम्मान और स्वाभिमान को जगाकर वह सावधान कर वापस लाने की कोशिश की, तो कुछ छोटे भैयों, कुछ बड़े भैयों ने मुझे निजी बयान बताया। उन्होंने कहा था जिस प्रकार से मैंने तमाम जो भारतीय जनता पार्टी में लेकर उनको कुछ अपशब्द कहे थे, कुछ वैसे शब्द कहे थे, तो उनको मैंने वापस लाने के लिए उनको फिर से मैंने इधर लाने की कोशिश की और उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश की। तो कुछ छोटे भैये जो समाजवादी पार्टी के जो, तो उन्होंने कहा था कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। इस पर उन्होंने फिर एक बार और बात कही है। उन्होंने कहा है जिस प्रकार से मैंने अन्यथा नहीं लिया, मैंने ढोंग ढकोसला पाखंड और आडबंदर का प्रहार किया और लोग किसी भी इस प्रकार की बातों को खड़ा कर लोगों को सपा से जोड़ने का अभियान लग रहा था। यहाँ तक कि इसी अभियान के दौरान मुझे गोली मारने, हत्या करने, तलवार से सिर कलम करने, जीभ काटने, कान काटने, हाथ काटने आदि लगभग 2 दर्जन धमकियाँ, हत्या के 51 करोड़, कभी कहीं 51 लाख, कहीं 21 लाख, कहीं 11 लाख, कहीं 10 लाख आदि आदि भिन्न रकम सुपारी भी दी गई। अनेकों बार जानलेवा हमले भी हुए और यह बात दीगर है, प्रत्येक बार बाल बाल बचता गया। उल्टे सत्ताधारियों द्वारा मेरे खिलाफ अनेकों FIR दर्ज कराई गई, किंतु अपनी सुरक्षा के बिना चिंता किए हुए अपने अभियान में निरंतर मैं जारी रहा। उन्होंने बताया जिस प्रकार से मेरे ऊपर मैंने कई सामाजिक बयान दिए, जिनके ऊपर कई सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने किसी ने 11 करोड़, किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख, किसी ने 11 लाख का इनाम दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का शर्म कलम करने का जो इनाम था, जो सुपारी थी, वो उन्होंने लगातार लोगों तक बताया कि स्वामी प्रसाद जो अलग अलग बातें कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको इतना इतना देंगे। इस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य अपना अगला वक्तव्य लिखते हैं। हैरानी तो जब हुई जब पार्टी के वरिष्ठतम नेता चुप रहने की बजाय मौर्य का निजी बयान कह के कार्यकर्ताओं के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा जब जब मैंने कोई बात कही उसको स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बताकर और मेरे उस पर पानी फेर दिया गया। उन्होंने बताया कि मेरी जो बात थी, जिस प्रकार से मैं जिनका हौसला अफजाई कर रहा था, उनके हौसलों को तोड़ने का काम अखिलेश यादव ने किया है।
भाई उन्होंने एक बात और कही है कि मैं नहीं समझ पाया हूं कि राष्ट्रीय महासचिव हूं जिसका कोई बयान निजी बयान हो जाता है। उन्होंने बताया मैं राष्ट्रीय महासचिव होते हुए भी मेरे प्रत्येक बयान को निजी बयान बता दिया गया, पार्टी का कोई बयान नहीं बताया। यहाँ पर सोचने वाली बात यह आती है कि क्या राष्ट्रीय महासचिव होते हुए भी उनके बयान को निजी बयान बता रही थी समाजवादी पार्टी, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का औचित्य क्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने पत्र में लिखते हैं कि एक ही स्तर के पदाधिकारियों में कुछ का निजी और कुछ का पार्टी का बयान कैसे हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया है कि मेरे साथ अन्य भी महासचिव थे, उनमें अगर उन्होंने बयान दिया तो पार्टी का बयान है, और मैंने अगर बयान दिया है तो वो निजी बयान बताकर पल्ला झाड़ लिया जाता। यह समझ से परे है। दूसरी हैरानी की है कि मेरे प्रयास में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ा है। बढ़ा हुआ जनाधार पार्टी को, जो जनाधार बढ़ाने का प्रयास व्यक्तिगत पार्टी का ना होकर औचित्य निजी कैसे। यदि राष्ट्रीय महासचिव पद में भी भेदभाव है तो समझता हूं कि ऐसे भेदभावपूर्ण महत्वपूर्ण पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दे रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। पद के बिना पार्टी को सशक्त बनाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। आप के द्वारा दिए गए सम्मान, स्नेह और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को पत्र लिखा है। उस पत्र में तमाम बातें कही हैं। आपने मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद, पार्टी के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। लेकिन उन्होंने यहाँ भी यह भी कहा है कि पार्टी ने मुझे इस प्रकार के जो महत्वपूर्णहीन, जिसका कोई मतलब नहीं है, उस पद को मैं अगर पद पर रहकर कोई बयान देता हूँ तो उसको मेरा निजी बयान बता दिया जाता है। ऐसे पद पर रहने से कोई मतलब नहीं है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहिए, या फिर अपने घर में वापस आकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बयान जारी कर देना चाहिए, और बसपा की तरफ से क्या चुनाव लड़ना चाहिए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा करेंगे, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ये सिर्फ नाटक, महज एक नौटंकी दिखाई दे रही है। तो क्या कुछ लगता है इस पत्र के बाद, पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि ये पत्र का क्या मतलब निकलेगा? आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें। देखते रहिए वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।